बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। यकम जुलाई और पाकिस्तान में मंगल की शाम। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले मुल्क की तमाम अदालतों पर आज फील्ड मार्शल साहब का कब्जा मुकम्मल हो गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के सरबराह, लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, ये तो फील्ड मार्शल साहब पहले ही लगा चुके थे। आज मुल्क की बाकी मांदा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी फील्ड मार्शल की मर्जी के मुताबिक लगा दिए गए। मतलब कि आज से मुल्क की तमाम अदालतों के ऊपर फील्ड मार्शल साहब का तसल्लत और कब्जा मुकम्मल हो गया। आज के बाद वही कानून होगा, वही आइन होगा जो फील्ड मार्शल कहेंगे। हर अदालत पर अब कब्जा मुकम्मल हुआ चाहता है, कहीं से भी चूंकि आवाज नहीं आ सकती। लेकिन आज ही के दिन कौम को एक नया गद्दार भी मिला है, एक ऐसा गद्दार जिसे बहुत सारे लोग हीरो समझते थे। ये क्या बात है कि कौम की किस्मत में ऐसे गंदे अंडे ही रह गए हैं, जिनको हीरो समझते हैं वो गद्दार निकल आता है। ये कौन सा नया गद्दार है, इस पर भी रोशनी डालेंगे और आज के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का पूरा हवाला आपको बताएंगे। ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान के जनरल साहबान वाकई इतनी मनूवरिंग करते हैं कि हीरो गद्दार बन जाते हैं, या ये गद्दार और टाउट सदा से टाउट होते हैं, बस हमें नजर नहीं आते। इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब का एक हैरान कुन इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें उन्होंने फील्ड मार्शल के अमेरिका के दौरे को उनका ज़ाती दौरा करार दे दिया है। इसके साथ ही साथ अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब की वकला के साथ मुलाकात हुई है, बहनों के साथ मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने अब तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। उस पर भी बात करेंगे, तफसीली बात करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब का वज़न भी कम हुआ, ये भी आज बताया गया है। तो आते हैं ज़रा पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ, क्योंकि आज का अहवाल बहुत ही अहम है। ये पाकिस्तान की अदालती तारीख को मुकम्मल तौर पर बदलने जा रहा है। तो सबसे पहले जो चीफ जस्टिस हैं, जहां पर पहले लग चुके हैं सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में, वो हम आपको बता चुके। 16 मेंबर से इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में महज चंद मेंबर जो मजबूरन लगाने पड़े थे चौधरी निज़ामुद्दीन साहब को, उनको छोड़ के बाकी तमाम मेंबर्स तो पहले ही चौधरी निज़ामुद्दीन साहब के अपने हैं। मतलब कि यहाँ पर अक्सरियत उनके पास मौजूद थी। फिर आज क्या हुआ कि एक गद्दार की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि जो इवन उनके अपने हाथ के लगाए हुए पौधे थे, एक इतनी बड़ी बदयांती हो रही थी कि उनसे भी वो नहीं की जा रही थी। मतलब उनमें से भी लोग कह रहे थे हम ये नहीं करेंगे। तो फिर उन्हें एक नया गद्दार उतारना पड़ा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर और उससे वोट लेना पड़ा। उसके बारे में आपको बताते हैं। तो पहले तो सिंध और बलूचिस्तान में सीनियर मोस्ट जो जजेस थे, उन्हीं को चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया। इनको यूनानिमसली किया गया क्योंकि ये सीनियर मोस्ट थे, इनके ऊपर किसी का कोई फटा नहीं था। और शायद बलूचिस्तान में और सिंध में चौधरी निज़ामुद्दीन साहब को अदालती कंट्रोल उस तरह का नहीं चाहिए, इसलिए उनके साथ पंजाब और केपी वाला ट्रीटमेंट नहीं किया गया। वहाँ पर जो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस थे, उन्हीं को हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस, जो सीनियर मोस्ट जजेस थे, उन्हीं को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस लगा दिया गया। लेकिन मामला शुरू हुआ पंजाब में, जो आपको पहले से पता है कि वहाँ पर जो जूनियर जज थी जस्टिस आलिया नीलम साहबा, उन्हें नीचे से उठाकर चीफ जस्टिस लगाया गया। उसके साथ ही मामला शुरू हुआ पेशावर के अंदर, जहाँ पर अब जो अभी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है जो आज हुई है, उसमें दूसरे नंबर पर जो मौजूद शख्सियत थी, उनको अब चीफ जस्टिस लगाया गया है। जो सीनियर मोस्ट हैं उन्हें चीफ जस्टिस नहीं लगाया गया क्योंकि वो चौधरी साहब के सामने सरनगू नहीं हो रहे थे। लेकिन सबसे उम्दा काम हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। वहां पर 15वें नंबर के जस्टिस सरफराज डोगर, जिन्हें लाहौर से लाया गया था, जिनका तबादला रातों रात किया गया था, बाद में उनके ऊपर जस्टिस अमीनुद्दीन शैतान साहब जो हैं, जो अभी हज भी करके आए हैं, उन्होंने जो हाल ही में फैसला दिया था, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 से 6 जजेस उनके सामने गए थे कि ये आप कैसे बाहर से लाके जजेस को ऐसे मुसल्लत कर सकते हैं, इनकी सीनियरिटी आप हमारे ऊपर कैसे रख सकते हैं, उसके ऊपर एक बदनमा फैसला जस्टिस हाजी अमीनुद्दीन शैतान साहब ने दिया था। और उस फैसले के बाद रातों रात सदर जरदारी ने जस्टिस सरफराज डोगर को सीनियर मोस्ट जज बना दिया था। और उसके साथ साथ याद कीजिए कि जस्टिस सरफराज डोगर का नाम भी चीफ जस्टिस के लिए भेज दिया था। ये सबको ही पता था, कोई हमें नहीं, पूरे पाकिस्तान को पता था कि इन्हीं को चीफ जस्टिस लगाना है। और आज वही हुआ। लेकिन आज वो डिवाइड हो गए, क्योंकि इसमें बहुत सारे वकला, बहुत सारे इवन चौधरी निज़ामुद्दीन के अपने टाउट और पट्टे जो थे, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर बैठे हुए थे, वो इस बात पर वोट देने से गुरेजा थे कि किस तरीके से 15वें नंबर के जस्टिस सरफराज डोगर को वोट दे। मतलब कि डिवाइड थी हाउस के अंदर, और वोट डिवाइड हो गए और एक वोट दरकार था किसी का। उसके लिए फिर एक नया गद्दार जो है उसका आज नकाब नोचा गया। जी हाँ, उसका नकाब हटाया गया। गद्दार तो वैसे पैदाइशी ही होते हैं, मतलब कि अजल से ही होते हैं, कोई नए नहीं बनते। टाउट भी, बेशरम भी, बेहया जो होते हैं, शुरू से होते हैं, वो बाद में नहीं बनाए जा सकते। ये मैन्युफैक्चरिंग होती है पहले से ही। तो ये गद्दार और टाउट तो साहब पहले ही थे, लेकिन आज इनके चेहरे से नकाब उतरा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जस्टिस शौकत सदीकी। ये रिटायर्ड जज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खड़े होकर कहा था कि मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं कि मुल्क की अदालतों के अंदर आईएसआई जो है वो इन्वॉल्वमेंट कर रही है, और आईएसआई जो है वो मुल्क की अदालतों के फैसलों पर असरअंदाज हो रही है। गवाह करके अपनी बार अपनी मां को गवाह करके ये बात कर रहा हूं
आज के इस दौर में आईएसआई पूरी तरह जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को मैनिपुलेट करने में इन्वॉल्व है। आईएसआई के लोग मुख्तलिफ जगह पहुंचकर अपनी मर्जी के बेंच बनवाते हैं, केसों की मार्किंग होती है। मैं अपनी हाई कोर्ट की बात करता हूं। ये उस वक्त के डीजी आईएसआई फैज हमीद थे, उनके खिलाफ खड़े हो गए थे और ये कह रहे थे कि फैज हमीद मुझसे जबरदस्ती फैसले करवाना चाह रहे हैं। उसके बाद इनको अदालत से फारिग कर दिया गया और पूरी कौम ने इनको हीरो समझा और इनके पीछे खड़े हुए इनकी सताइश की। लेकिन जैसे ही फैज हमीद साहब चले गए, यकायक इनके सारे मामला ठीक होना शुरू हो गए। इनका अदालत में वापस केस लगता है, रिटायरमेंट हुए बहुत मुद्दत हो चुकी होती है, उसके बावजूद इन्हें रीइंस्टेट किया जाता है। इन्हें तमाम पर्क्स प्रिविलेजेस वापस किए जाते हैं, दिए जाते हैं, प्लॉट्स, वो जो कुछ भी इनके पक्ष में होता होगा वो सब कुछ वापस किया जाता है। और वापस कौन करता है? काजी लानत, जी हां, जस्टिस काजी फाइज ईसा इन्हें वापस करता है। फिर पिछले साल 2024 में इन्हें एनआईआरसी, एक इदारा है हुकूमत का, उसका चेयरमैन भी बना दिया जाता है। तो पता ये चलता है कि इनका एक इंडिविजुअल शख्सियत के साथ फड्डा पड़ा था जिसका नाम लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद था। इनका फड्डा आईएसआई के साथ नहीं था। उनके तो ये हमेशा से टाउट थे। अगर ये उनके टाउट ना होते तो जैसे ही फैज हमीद हटते, मैं ये नहीं कह रहा कि फैज हमीद साहब से इनका फड्डा दुरुस्त पड़ा था या गलत पड़ा था, वो मौजू किसी और वक्त के लिए हो सकता है ये दुरुस्त हो सकता वो गलत हों या वो दुरुस्त हों, लेकिन लग तो ये रहा है कि वही दुरुस्त होंगे, क्योंकि वो जरूर इनसे कोई गलत फैसला करवाना चाहते होंगे। लेकिन फड्डा इसलिए पड़ा होगा कि उन्होंने ने कहा होगा कि तुम टाउट हो, ये फैसला करो, और ये आगे से अड़ गए होंगे कि मैंने ये फैसला नहीं करना, क्योंकि इन्होंने किसी और तरफ अपनी हमदर्दियां या इनके मामलात किसी और तरफ होंगे। तो उनको गुस्सा आया होगा कि हमारा ही टाउट हमारी बात नहीं मान रहा। ईमानदार होता तो चलो वो भी समझ पाते, समझ नहीं पाए होंगे, तो इसलिए इनका जाती फड्डा बना। लेकिन उसके बाद जैसे ही डीजी आईएसआई जो साहबका लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद हैं वो हटे, इनके वारे न्यारे शुरू हो गए। ये वही जस्टिस शौकत सदीकी हैं जिन्हें अदालतों से दोबारा सब कुछ वापस भी मिला और इन्हें एनआईआरसी का चेयरमैन भी बना दिया गया। आज ये वो जिन्हें कौम जाली झूठा हीरो समझती थी, जो अपनी सगी मां की कसम खाते थे कि अदालतों के अंदर आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट है, आज इन्होंने उसी आईएसआई के, उसी इस्टेब्लिशमेंट के जो लाए गए जस्टिस डोगर 15वें नंबर के थे, उनको इन्होंने वोट दिया। जहां बड़े बड़े जो ऑलरेडी इस्टेब्लिशमेंट के साथ खेल रहे थे वो लोग रुक गए कि ये गंदा काम है, ये हमने नहीं करना, वहाँ जस्टिस शौकत सदीकी साहब जैसे शख्स ने कहा कि ये गंदे अंडे वाला काम मैं करता हूँ, ये घटिया काम मैं करता हूँ, कोई और क्यों करेगा। तो इन्होंने वो डिसाइसिव वोट दिया जिससे इन्होंने जस्टिस सरफराज डोगर को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनवा दिया। तो ये तो आज का मामला है। और आपको यहाँ पर याद भी करना पड़ेगा कि ये वो जज हैं जिन्होंने आखिरकार अरशद शरीफ शहीद का केस भी लिया था, जब तमाम वकला ने इनकार कर दिया था और अरशद शरीफ शहीद की वालदा पूरे मुल्क के अंदर वकील ढूंढ रही थी और कोई बड़ी कलगी वाला या छोटी कलगी वाला वकील अरशद शरीफ शहीद का मुकदमा लेने को तैयार नहीं था। तो उस वक्त ये जो टाउट हैं शौकत सदीकी साहब, इन्होंने अरशद शरीफ शहीद का मुकदमा लिया था। हमें तो खैर उसी दिन पता था कि ये सब कुछ इन्होंने आईएसआई के कहने पर किया है, लेकिन इन्होंने पोस्टरिंग ऐसे की थी कि जैसे मैं इंडिपेंडेंट वकील हूं। लेकिन उसके बाद इन्होंने बहुत ही इफेक्टिवली उस केस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर किल करने में सुप्रीम कोर्ट की मदद की थी। तो ये ऐसे टाउट होते हैं जिनको हीरो बनाकर आपके सामने पेश किया जाता है, लेकिन जब इनके चेहरों से नकाब उतरते हैं तो ये अंदर से टाउट निकलते हैं। तो आज के जो टाउट आजम है वो जस्टिस शौकत सदीकी हैं। लेकिन इन पर एतराज़ क्या करना, आप जरा गौर से इनकी तस्वीर देखिए। क्या ये आपको अंसार अब्बासी साहब से मिलते जुलते नजर नहीं आते? क्या इनके हुलिये एक ही नहीं है? क्या ये दोनों मजहब नहीं बेचते? क्या ये दोनों बात का आगाज अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से नहीं करते हैं और उसके बाद सारा दिन मुनाफिकत बेचते हैं? ये दोनों लोग ऐसे हैं जो मजहब को बेचते हैं, और दो नहीं है, इस तरह के बहुत सारे किरदार हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सारी जिंदगी मजहब का लबादा ओढ़ा और मजहबी तशख्खुस के अंदर रहकर ये सारी बेशर्मी की। तो हमारी किस्मत ही ख़राब है, ये जवाल की कहानी है। कुरान पर झूठे हल्फ दिए जा रहे हैं। आपने चौधरी उस्मान को देख लिया साहिवाल से। हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं या दूसरे, वो अपने हल्फ की पासदारी नहीं करते, वो आपके सामने हैं। और उसके बाद जस्टिस शौकत सदीकी माँ की झूठी कस्में खाते हैं। पता नहीं क्या मजबूरी है, कौम का इज्तमाई जो मॉरल फाइबर है वो कितना नीचे गिर गया है, लालच है, क्या है कि कोई शख्स अपने किसी हल्फ की, किसी ओथ की, किसी जिम्मेदारी का ख्याल ही नहीं करता। जो सामने आता है उसके चेहरे पर एक नकाब होता है, जैसे ही वक्त आता है तो वो हटा देता है और वो अंदर से टाउट और गिरा हुआ निकलता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। इमरान खान साहब से आज मुलाकात हुई है। अलीमा खानम साहबा की मुलाकात नहीं हो सकी, सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकात नहीं हो सकी। दो बहनों ने मुलाकात की है और जो दो बहनों ने आज मुलाकात की उसमें इमरान खान साहब की एक वकील की कोई 1.5 मिनट मुलाकात हुई है, बहनों की 15 मिनट मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद उन्होंने बातचीत की है जिसमें उन्होंने ये बताया कि इमरान खान साहब का वज़न कम हुआ था। उनसे जब पूछा कि आपका वज़न क्यों कम हुआ तो उन्होंने बताया कि बहुत शदीद गर्मी है, मुझे उस सेल के अंदर 22 घंटे बंद रखा जाता है।
जी हाँ, 22 घंटे सेल के अंदर बंद रखा जाता है। वो सेल कितना छोटा है मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। उसके अंदर इस गर्मी में 22 घंटे बंद रखा जाता है। उनका वजन इसलिए कम है कि वहाँ पर शदीद गर्मी है और उन्हें वहाँ से मूव भी नहीं करने दिया जाता। उसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझसे तमाम किताबें ले ली गई हैं, मेरे पर सख्तियाँ बढ़ा दी गई हैं और किसी किस्म की जो छोटी मोटी वहाँ पर उनके पास किताब पढ़ने की या कोई और चीज़ थी वो भी अब छीन ली गई है। उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि 27वीं तरमीम से बेहतर है बादशाहत का ऐलान कर दें। सारी कौम को गुलाम बनाया जा रहा है, गुलामी से बेहतर है सारी ज़िंदगी जेल में गुजार लूँ। उसके बाद उन्होंने पंजाब असम्बली में अराकीन अहमद बच्चर की तारीफ़ की और असम्बली के बाहर असम्बली लगाने का मशवरा दिया। शुक्रिया है, मुझे खुशी होती है जब मैं अपने दोस्तों को कोई मशवरा देता हूं और फिर मेरा लीडर जो है वो उस चीज़ के ऊपर मोहर सब्त करता है। याद कीजिए, ये मैं कल ही के वीलॉग में कह चुका हूं कि पंजाब असम्बली के लोगों को असम्बली के बाहर एक अपनी असम्बली लगानी चाहिए और उससे पहले भी बारहा कह चुका हूं। बच्चर साहब की भी हम तारीफ़ कर चुके हैं कि शुक्र है पहली दफ़ा एक इफेक्टिव या पार्शली इफेक्टिव एहतजाज हुआ जिस पर हमारे मेंबरान को निकाला गया। पिछले मैंने तजिए में आपको यह भी बताया कि अब जिन 26 मेंबरान को बाहर निकाला है, शुक्र है उनका स्टेक अंदर से ख़त्म हुआ है, वो अब बाहर एहतजाज किया करें। मेरी तो दुआ है कि सभी का यही स्टेटस कर दें, कम अज़ कम हमारा वहाँ एहतजाज तो शुरू हो जो कि बहुत देर से बंद था। तो आज इमरान खान साहब ने तारीफ़ भी की है और ताकीद भी की है और अब हम देखेंगे भी, फॉलो भी करेंगे और आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब की इस ताकीद के बाद कितनी बार पंजाब असम्बली के बाहर जो है वो एहतजाज जो है वो किया गया है और कितनी बार वहाँ पर असम्बली लगाई गई है। इसको हम फॉलो अप करेंगे और आपके सामने ज़रूर रखेंगे। अगली खबर जो हमने आपके सामने रखनी है वो इसी से रिलेटेड है कि इमरान खान साहब ने अब 10 मुहर्रम हराम के बाद तहरीक का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि एहतजाज करना पड़ेगा वरना ये जो बादशाहत है इसके ऊपर फिर जाहिर है अवाम जो है वो ग़ुलाम ही रह सकती है और अवाम को अब जिस तरीके से इन्होंने ग़ुलाम बना लिया है उसके बाद कुछ बच नहीं गया। कौम के पास एक ही रास्ता है और वो एहतजाज का रास्ता है। देखते हैं आने वाले दिनों में इस पर क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी हुई वो आपके सामने रखेंगे। अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा का इंटरव्यू है। ख्वाजा आसिफ एक तो आज पता नहीं वो अपने हमाम से जहाँ पर वो लोगों की शेव वगैरह करते हैं वहाँ से आए थे या आज जा नहीं सके थे, तो सारा इंटरव्यू अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते रहे। जैसे अगर आप कहीं दाढ़ी मुंडवाने जाएं तो वो नाई आपके दाढ़ी पर हाथ फेरता है, उनको पता नहीं है, मालूम नहीं था वो टेलीविजन पर बैठे हैं या बेसिक अखलाकियात का पता नहीं है। बहरहाल दाढ़ी को इधर से भी रगड़ रहे थे उधर से भी रगड़ रहे थे। कोई नदीम मलिक साहब को उन्हें मॉइस्चराइजर दे देना चाहिए था, उन्हें पता हो नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं, बंदरों जैसी हरकतें करते हैं, लेकिन चलें वो ख्वाजा आसिफ है, उनको कौन रोक सकता है। लेकिन आज जो उन्होंने बातें की वो बहुत ही हैरान कुन बातें की। ये ज़रा पहले सबसे ये टुकड़ा सुनिएगा, उन्होंने फील्ड मार्शल के दौरे के बारे में क्या कहा। फील्ड मार्शल की जब ट्रंप से मुलाकात हुई जिसमें 7 डीजी आए थे, डिफेंस मिनिस्टर नहीं थे, फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे, तो उसके ऊपर आपकी क्या फीलिंग है? मेरा ख्याल है ये प्राइवेट एक विजिट था। मैं तो ये ऑफिशियल विजिट नहीं था पाकिस्तान के आर्मी चीफ का? नहीं, उनको उनका जो मैंने अखबार में पढ़ा है कि जो उनका वहाँ पे जाना जो है वो लंच जो था यूएस प्रेसिडेंट से आप किसी भी कैपेसिटी में लंच या डिनर कर रहे हैं और ऑफिशियल विजिट था, अदरवाइज ऑफिशियल विजिट था, उनको इनवाइट किया होता कई महीने पहले से। लेकिन ये लंच जो था, सिविलियन गवर्नमेंट का क्या फील है उसके ऊपर? सिविलियन गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा फील, हमारा बहुत अच्छा फील है कि उनको सुन लिया आपने। उन्होंने वाजे कह दिया कि मैं तो अखबार में पढ़ा था और अखबार में पढ़ के पता चला कि ये उनका दौरा है और मेरे ख्याल में ये उनका ज़ाती दौरा है। जिस पर नदीम मलिक ने उनको कहा कि जो सदर ट्रंप के साथ उन्होंने जाहिर है लंच किया है, फ्री लंच तो होना नहीं, नदीम मलिक कुछ आगे नहीं कह सके, जाहिर है जितना कह सकते थे कहा उन्होंने। कहने का मतलब ये था कि फील्ड मार्शल साहब उनकी फुफ्फो के बेटे तो है नहीं सदर ट्रंप के, जाहिर है सदर ट्रंप को पाकिस्तान से कुछ चाहिए था और वो देने गए थे फील्ड मार्शल साहब और वापस फील्ड मार्शल साहब को कुछ चाहिए था। तो ये निजी दौरा तो नहीं हो सकता, दोनों कभी भी इकट्ठे, मेरा मतलब है कि कोई पोलो मैच तो खेलते नहीं रहे सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल साहब, तो निजी दौरा कैसे हो सकता है। तो उसके बाद उन्होंने कहा हाँ शायद फिर वो इस हिसाब से फिर वो उनका ऑफिशियल दौरा ही होगा। मतलब कि कुछ पता नहीं था इस जोकर को कि मैंने क्या कहना है। मैं वज़ीर दिफा साहब की बात कर रहा हूँ, उनको कुछ मालूम नहीं था। फिर जब बात आई फ़लस्तीन के बारे में तो वो बात भी सामने आई और बजाय इसके कि उस बात के अंदर जो अंदर की बात है उस पर बात करने की अल्फाज के साथ खेलते रहे। मसलन आपको पता है कि इजराइल और अमेरिका ने इसका नाम अब्राहीम अकॉर्ड रखा है। तो मुआहदा इब्राहिमी नाम तो मुसलमानों को भी बहुत प्यारा लगेगा, लेकिन उसके अंदर जो शराइत हैं वो इतनी प्यारी नहीं लगेंगी, क्योंकि उसके अंदर जो फ़लस्तीन के ऊपर या गज़ा के ऊपर कब्ज़ा है उसको कैसे जमाना है वो सब की तफसील है। तो आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इसी लफ्ज़ के साथ खेलने की कोशिश की और कहा कि ये जो इसके अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो नाम है उसके साथ खेलने की कोशिश की और कहा कि मतलब कि हमें भी वो नाम उतना ही अजीज़ है जितना उनको है, वो हमारा भी उतना ही है। भाई यहाँ पर हज़रत इब्राहीम की बात नहीं हो रही, यहाँ इस मुआहदे की बात हो रही है जिसमें गज़ा और फ़लस्तीन के हकूक़ को सल्ब किया जाना, पर उस पर बात करें। जब नदीम मलिक ने पूछा कि इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान पर भी प्रेशर आ रहा है तो कोई वाज़े जवाब नहीं दिया, जैसे इमरान खान या कायदे आज़म हमेशा वाज़े जवाब दिया कि हम कभी भी फ़लस्तीन का जो बुनियादी हकूक़ है उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा जब प्रेशर आएगा फिर देखेंगे वो जो है और वो मुझे मेरी कुछ ज़ाती राय है,
आपकी ज़ाती राय के लिए लोग आपके पास नहीं बैठे। आप यहाँ पर वज़ीर दिफ़ा के तौर पर भले फॉर्म 47 के ज़रिए मुसल्लत हैं, आप हुकूमत की राय बताइए। एक राय नहीं बताई, सिर्फ यही बताया बार बार कि फील्ड मार्शल साहब का ज़ाती दौरा था। यहाँ से एक तो आप समझ लीजिए कि जो हमने पहले दिन आपको कहा था कि अब ये डिपार्चर होगा, ये ओन नहीं करेंगे जो फील्ड मार्शल वहाँ पर करके आए थे। और फील्ड मार्शल साहब जो वहाँ पर वादे करके आए हैं, उसमें एक वादा वाज़े तौर पर समझ आ रहा है कि वो इसराइल के बारे में है, और वो वादा जो है वो इसराइल को तस्लीम करने के बारे में भी है फॉर श्योर, और वो वादा जो है वो गज़ा के ऊपर जो मुआहदा इब्राहिमी होने जा रहा है उसके ऊपर भी मेरे ख्याल में ये हाँ कर आए हुए हैं। जो ये मेरा तज्जिया है, और जो अब ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू है, जो सब कुछ नज़र आ रहा है, उसको अगर मिला के पढ़ें तो समझ आती है कि ये वहाँ से हाँ कर आए हुए हैं। अब ये इन्होंने निकी जही हाँ की है या बड़ी सारी की है, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन महज अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए ये वहाँ पर ये वाला जो कौमी मामला था, इसका सौदा कह लें आप, इसको कंप्रोमाइज़ कह लें, जो भी आपने कहना है, ये वहाँ पर कर आए हैं। और ख्वाजा आसिफ जिस तरीके से उनके इस विज़िट को ओन ही नहीं कर रहा, कह रहा है कि उनका ज़ाती विज़िट था, इससे मामलात और भी मखदूश हैं। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।